हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बताने वाला हूं पूरा डिटेल्स के साथ। एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे। मैं बस आपको इसमें फार्मूला यानी कोई क्षेत्रफल या परिमाप निकालने का नहीं बताऊंगा। बस आपको ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि आयत क्या है ना, वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम चतुर्भुज क्या है, पतंग क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, इनके कोण कैसे होते हैं, इनकी भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, इनके बीच का कोण कितना होता है, विकर्ण कितने होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको इस पे चर्चा करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में इसका फार्मूला आपको बता दूंगा। पहले यही जानना जरूरी है कि आखिर में चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जब आप ये जान जाओगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक आप कर लोगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आखिर में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, मैं क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आपको जितनी चीज़ें बताऊंगा ये मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, नाम लिखा है चतुर्भुज, ध्यान सुनिए, चतुर्भुज, क्लियर, यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। देखिए, अगर इस चतुर्भुज को तोड़ेंगे तो आपको दो शब्द मिलेगा, चतुर प्लस भुज। क्या मिलेगा? चतुर प्लस भुज। भुज का मतलब होता है भुजा और चतुर का मतलब होता है चार, है ना। चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा। मतलब ऐसी आकृति, है ना, ऐसी आकृति जिसके अंतर्गत चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। अब एक बात तो समझ में आ गया कि जिसके अंदर चार भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन वो चार भुजाएं किस क्रम में होगी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैंने ऐसे खींच दिया, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये चार भुजा तो है। तो क्या कहेगा कोई कि चतुर्भुज है? नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज के अंतर्गत एक आकृति होगी और आकृति ये होना चाहिए कि सभी भुजाएं जो है कि जुड़ी हुई होनी चाहिए, सभी भुजाएं जुड़ी होनी चाहिए। तो जब सभी भुजाएं जुड़ेगी तो जो आकृति बनेगा वो होगा बंद आकृति। क्या होगा? बंद आकृति। ये पॉइंट्स आप नोट करिए, ध्यान से सुनिएगा कि चतुर्भुज क्या कहलाता है कि ऐसी बंद आकृति जिसके अंतर्गत चार भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखिए, इसमें भी चार है, ये चतुर्भुज नहीं है। अब चतुर्भुज कैसे होगा? तो देखिए 1 2 3 और 4। देखिए, मैंने ये बंद कर दिया, ये आकृति जहां से स्टार्ट हुआ था ये पूरा बंद हो गया। इसलिए ये जो चतुर्भुज है वो है, क्या है? बंद आकृति वाली चतुर्भुज। अरे समझना, ये बंद आकृति वाली चतुर्भुज है, इसलिए हम इसे चतुर्भुज कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अब चतुर्भुज की खासियत क्या है। देखिए, अगर ये चतुर्भुज दिख रहा है तो बताइए चतुर्भुज में कितनी भुजा होती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया चार। क्या होती हैं? चार। देखिए, अब ये चार भुजा दिख रही है, देखिए 1 2 3 4, ये चार भुजाएं हैं। तो चार भुजाएं में अगर आप देखिए तो जो 1 भुजा है और 2 भुजा है, जहां पे ये मिल रही है ना, ध्यान सुनिए, जहां पे ये मिल रही है इसे हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ध्यान सुनिएगा एकदम, जहां पे ये 1 और 2 भुजाएं मिल रही हैं उसे बोलते हैं शीर्ष, है ना, वर्टेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ध्यान सुनिए, और भुजा को बोलते हैं साइड। अब देखिए, यहाँ पे जो 2 और 3 जहाँ पे मिल रही हैं इसे भी बोलते हैं शीर्ष। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जहाँ पे दो भुजाएं मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे? शीर्ष। तो अब बताइए चतुर्भुज के अंतर्गत आपको कितनी शीर्ष दिखाई दे रही हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से, बताइए चतुर्भुज के अंदर कितनी शीर्ष दिखाई दे रही हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यानी टोटल कितनी शीर्ष होती हैं? चार।
चतुर्भुज के अंदर कितनी शीर्ष होती हैं? 4। कितनी भुजा होती हैं? 4। अब देखिए, जहाँ पे दो भुजाएं मिल रही थी उसे शीर्ष बोलते हैं, लेकिन इनके बीच में कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। देखिए ये इनके बीच में क्या बन रहा है? कोण। दो भुजाओं के बीच में क्या बन रहा है? कोण। तो टोटल बताइए इस चतुर्भुज के अंतर्गत कितने कोण आपको दिख रहे हैं? तो बताइए कितने कोण दिख रहे हैं? तो 4। कितने कोण है? 4। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने कोण दिख रहे हैं? 4। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे? क्या होंगे? विकर्ण यानी डायगोनल कितने होंगे? क्लियर? तो देखिए विकर्ण किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, विकर्ण किसे कहते हैं कि सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। सम्मुख कोणों को यानी आमने सामने के कोण को अगर मिलाने वाली कोई रेखा है वो विकर्ण कहलाती है। देखिए इसके सामने का कोण ये है तो ये है विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण। इसके सामने की भुजा ये है यानी ये वाला कोण इसके साथ मिलेगा तो ये वाला हो गया हमारा विकर्ण। मतलब कि एक चतुर्भुज के अंतर्गत कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो आप याद रखिएगा 2 विकर्ण। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण होते हैं। आ रहा समझ में ना? मैंने अभी क्या बताया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसी बंद आकृति जिसके अंतर्गत 4 भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजा होती हैं, चतुर्भुज के अंदर जो है कि 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के अंदर 4 शीर्ष होती हैं और चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ये पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग के अंदर फीड कर लेना है। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, ये चीजें फिक्स होंगी, यानी भुजा 4 होगा, शीर्ष 4 होगा, कोण 4 होगा और विकर्ण भी कितना होगा? 2 होगा। ये चाहे कोई भी चतुर्भुज हो ये फिक्स है। मैंने यहाँ पे जितने भी चतुर्भुज का नाम लिखा है इन सब में ये चारों होगा। नेक्स्ट बात, एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक पॉइंट्स में आपको समझा दूं कि देखिए अगर ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अंदर 4 कोण है। कितने कोण है? 4 कोण है। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 कोण है। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण है तो चारों कोणों का योग हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब ये कितना हो गया? 360। अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बात, लॉजिक वाली बात है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। तो अब बताइए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? बताइए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आप जानते होंगे कि 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। मतलब आप एक लॉजिक सुनिए कि अगर त्रिभुज में 3 भुजा है तो 180 डिग्री का कोण हो रहा है, लेकिन चतुर्भुज में 4 भुजा, मात्र 1 भुजा अधिक है तो 360 डिग्री कैसे हो रहा है? ठीक है ना? मतलब आपको समझ में आया? मैंने कहा कि अगर त्रिभुज में 3 भुजा है तो कोण कितने हो रहे हैं? 180 डिग्री टोटल मिला के, लेकिन चतुर्भुज में 4 भुजा, मात्र 1 भुजा एक्स्ट्रा हो गया तो कैसे और एक्स्ट्रा 180 हो गया? मतलब चतुर्भुज में 360 होता है तो ये 1 भुजा बढ़ने के साथ कैसे 180 डिग्री बढ़ गया है? देखिए मैं समझाता हूं, सुनिए। अगर आप देखोगे तो ये क्या था? ये था हमारा चतुर्भुज। क्या था ये? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में देखिए आप अगर देखोगे तो मैं अगर ये विकर्ण खींच दूं, एक विकर्ण खींच दूं तो इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1 और 2। कितने दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अरे समझ में ना? तो दूसरे त्रिभुज का भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब दोनों को मिला देंगे तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आपको आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण कहाँ से आता है। क्लियर? तो मैं बात करूं तो चतुर्भुज में कोई भी अगर आप विकर्ण खींच देते हो तो 2 त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज का
अंतःकोणों का योग 180, दूसरे का भी 180, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360। तो ये था अभी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। अब समझते हैं कि कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे आयत यानी रेक्टेंगल, क्लियर। दूसरा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, है ना, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, है ना, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। समलंब ट्राइपीजियम पढ़ेंगे, है ना, ट्राइपीजियम पढ़ेंगे हम लोग, समलंब को बोलते हैं। पतंग यानी काइट के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। यानी टोटल मैंने जितना भी चतुर्भुज लिखा है ना, सबको डिटेल्स के साथ A to Z करके आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी बनाते चलिए। आपको पूरा बेसिक से हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि आयत की खासियत क्या है, आयत क्या होता है। देखिए आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है, आयत यानी रेक्टेंगल। देखिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, ध्यान सुनिए। आप कौन से पिक्चर को कहोगे कि आयत है कि नहीं है, मतलब कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाया जाए कि ताकि आप ये कह सको कि ये चतुर्भुज आयत है, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C D। ये जो मैंने चतुर्भुज लिया है, एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का मैंने नामकरण कर दिया है, यानी शीर्ष A B C D, टोटल 4 शीर्ष हैं। देखिए अगर आयत की खासियत क्या होती है, ध्यान से सुनिए। पहला खासियत बताता हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है। क्या होता है, वो आयत होता है, क्लियर। अभी आयत का ये पहला गुण है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितना गुण बताऊंगा ना, अगर ये गुण अगर कोई चतुर्भुज फॉलो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि वो आयत है। क्या है, वो आयत है। अगर इनमें से कोई गुण कम हो जाएगा तो वो आयत नहीं रह पाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे, अभी आपको आगे चीजें वीडियो में समझ में आती जाएगी। तो देखिए आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला क्या हो गया कि AB बराबर DC, यानी इस AB के बराबर DC भुजा होगी। दूसरा AD के बराबर BC होगा। क्या होगा, AD के बराबर BC होगा। ये पहला गुण यही है कि आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा गुण देखिए, मैं दूसरा गुण आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आयत होगा तो उसका जो कोण है ना, ये वाला कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है ना, शीर्ष वाला कोण, जो शीर्ष पे बनने वाला कोण है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। यानी आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो आयत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कह सकता हूं दूसरा पॉइंट कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। यानी आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं इस आयत के, ठीक है, आयत के विकर्णों को मिला दूं। क्या कर दूं, आयत के विकर्णों को मिला दूं, यानी कोण को मिला दूं तो विकर्ण बनेगा। क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। अगर जहां पे ये विकर्ण कट कर रहा है इसको मान लेता हूं O। क्या मान लो, O। तो ध्यान रखिएगा कि आयत का जो विकर्ण होता है ना, A C और D B दिख रहा है ना, A C और D B, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि AC बराबर DB, अरे समझ में ना, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, क्लियर। और
चौथा पॉइंट्स क्या याद रखिएगा कि जब ये आयत है तो आयत का विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब कि ये जो डी ओ की दूरी है ना, ये वाली ओ बी या बी ओ, ये दूरी बराबर होगी। ए ओ की दूरी और सी ओ की दूरी ये आपस में बराबर होगी, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब कह सकता हूं कि ए ओ बराबर ओ सी, और क्या कह सकता हूं? डी ओ बराबर ओ बी। आ रहा समझ में? ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। जहां पे ये मिल रहा है इसको मैंने एक नाम दे दिया है ओ। याद रखिएगा, ठीक है, कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। अगर ये जितना रूल्स मैंने बताया है 1 2 3 4, अगर ये चारों पॉइंट्स अगर कोई चतुर्भुज फॉलो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि वो रेक्टेंगल यानी आयत है। रेक्टेंगल यानी आयत है। क्लियर? चलिए अब हम लोग जानते हैं, दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल क्वाड्रिलेटरल यानी समांतर चतुर्भुज। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा, आयत और समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देखोगे नहीं। क्लियर? तो मैं शॉर्ट में ही छोटा छोटा करके आपको चीज़ें समझा दूंगा। क्लियर? तो इस पार्ट में चलिए अब दूसरा हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और मैंने जो भी चीज़ें बताया ना आप उसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा। करिए फटाक से इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। समांतर चतुर्भुज है ना, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना कि जो हमारे पास आयत है, क्या है? आयत है, उस आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। मतलब कि आयत अगर ऐसे था ना, आयत ये था, तो आयत को धक्का दीजिए। मान लीजिए कि इधर से मैं धक्का देता हूं तो आयत ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना, ऐसे बन जाएगा। अगर आयत को धक्का दूं तो ऐसे बन जाएगा। इसे ही बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। मतलब कि आपको समझ में आ गया कि आयत को अगर थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका गुण क्या क्या है। तो चलिए इसका भी मैं नामकरण कर देता हूं। इस बार ऊपर से करता हूं, ए बी सी डी। तो पहला यही चीज, अगर मैंने आयत को ही धक्का दिया है तो पहला गुण इसका भी वही होगा कि इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब लिख सकता हूं कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, है ना। ये पहला यही लिख सकता हूँ, पहला गुण कि इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब बराबर होती हैं तो इनकी भुजाओं के बीच की दूरी समांतर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? भुजाओं के बीच की दूरी समांतर होता है। समांतर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक भुजा है, दूसरी ये भुजा, तो जितना दूरी इनके बीच का यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे होगी। इसी को बोलते हैं समांतर। यानी इनके जो दो भुजा है ना, इनके बीच की दूरी समांतर होती है, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह। किसकी तरह? रेल की पटरियां जैसे सीधी होती है ना, ठीक है ना, कहीं भी मिलती नहीं है दो पटरियां, ठीक है, दो जिसमें दो चक्के होते हैं वो पटरियां सीधी होती हैं, उसे ही बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज आपको समझ में आ गया कि आयत का ही वो रूप है, बस आयत में 90 डिग्री का कोण होता है, बल्कि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। क्लियर? चलिए
अब समझिए दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैंने आपको बताया था कि जो आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण मैं आगे लिख दूं, प्रत्येक कोण, चलिए मैं लिख देता हूं प्रत्येक, या आप मेरी बात सुन भी रहे हो ना तो नोट करते जाना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि हमने उसको टेढ़ा कर दिया तो 90 डिग्री नहीं होगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, इसकी इस समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण यही है कि इसका सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण, है ना। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब आपको दिख रहा होगा, पिक्चर मैंने बनाया है, देखिए कोण ए और कोण सी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि कोण ए बराबर कोण सी, मतलब कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ए के बराबर कोण सी होगा, वैसे ही कोण बी के बराबर कोण डी होगा, मतलब कोण डी बराबर कोण बी। आ रहा समझ में ना? इनका क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये है कि मान लीजिए कि इसके कोण को मिला दिया जाए, यानी सम्मुख कोण को मिला दिया जाए, तो आप बताइए क्या होगा? ये विकर्ण होगा। यहां से इसको मिला दो तो क्या होगा? ये विकर्ण होगा। क्लियर? तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसके विकर्ण की खासियत क्या होती है कि विकर्ण एक दूसरे को, ध्यान सुनिए, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं ना, वहां से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब ये वाला इसके बराबर है ना। एक दूसरे को विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये वाला, यानी मान लेता हूं ये ओ है तो ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि मैं कह सकता हूं कि ए ओ बराबर ओ सी। क्या हो सकता है? ओ सी। और समझ में? ऐसे ही डी ओ बराबर ओ बी, डी ओ बराबर ओ बी, यानी विकर्ण जब एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं वहां से उनकी दूरी समान होती है, यानी बराबर होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है कि पूरा विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आप देखिए ना, ए सी और डी बी, क्या लग रहा है कि पूरा बराबर है? तो नहीं है, बस ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यानी जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर दूरी पर कट करती है। तो ये है समांतर चतुर्भुज के पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज जब भी आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हो। मैं लिखता हूं वर्ग, ठीक है, यानी स्क्वायर, ठीक है। देखिए वर्ग क्या होता है ना, कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर होती हैं। मतलब यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यहाँ भी होगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी होगा 90 डिग्री और यहाँ भी होगा 90 डिग्री। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा के बीच का कोण जो है ना कि 90 डिग्री होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो पहला यही चीज कि ये मैं मान लेता हूं ए बी सी और डी। तो पहला यही कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ए बी बी सी डी और डी ए ये सब आपस में बराबर होती है। दूसरा गुण यही कि इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी दूसरा गुण यही होना चाहिए कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा और सभी भुजाएं बराबर होंगी। नेक्स्ट हम लोग ये जानने वाले हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं इनके सम्मुख कोणों को मिला दूं, क्या कर दूं? सम्मुख कोणों को मिला दूं, तो आपको पता है कि सम्मुख कोणों को मिलाया जाता है तो वर्ग विकर्ण बनता है। क्या बनता है? विकर्ण बनता है। देखिए अगर मैं सम्मुख कोण को मिला दूं तो ये क्या है? विकर्ण है।
आप देख रहे हैं कि इसमें दो विकर्ण बना है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर कट करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे मैंने लिखा है बिंदु O, बड़ा कर देता हूँ। तो जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है ना, वहाँ से ये समद्विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि वर्ग के अंदर के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा, और जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। मतलब कि लिख सकता हूँ कि AO बराबर OC, क्लियर ना? AO बराबर OC, ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट DO बराबर OB, है ना? DO बराबर OB, क्योंकि क्या होते हैं? ये आपस में समद्विभाजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकता हूं कि जो ये विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि AC जो है, ये A से लेके C तक, ये D और B, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, AC इक्वल टू DB, ये दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। AC इक्वल टू DB, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये था हमारा वर्ग की प्रॉपर्टीज। ये दिमाग में आप याद रखिएगा कि वर्ग में क्या क्या होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं और विकर्ण जो है कि लंबाई उनकी आपस में बराबर होती है। ये था वर्ग। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग से ही बनता है, क्या बनता है? तो मैं आपको समझा दूं। वर्ग से बनता है समचतुर्भुज। यानी जब वर्ग को आप धक्का दोगे, मान लीजिए कि मैंने इधर से धक्का दिया इसको, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। चलिए करते हैं उसको भी। देखिए मैं लिखता हूं समचतुर्भुज, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। ऊपर मैंने ABCD हटा दिया, बट नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से वीडियो को पॉज करके आप लोग तुरंत उसका नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस। देखिए मैं लिखता हूं समचतुर्भुज। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूं। देखिए तो समचतुर्भुज क्या होता है कि मैंने समझाया था कि जो वर्ग है ना, उस वर्ग को, वर्ग 90 डिग्री पे था, उसको टेढ़ा कर दीजिए। देखिए ये वर्ग है 90 डिग्री पर, तो इसको टेढ़ा कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, इसमें भी क्या होंगी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? चारों भुजाएं बराबर होंगी। मैं नाम ले लेता हूं A, B, C और D। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए समचतुर्भुज क्या होता है, तो कहिएगा कि सम मतलब कि बराबर, चतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं। क्लियर? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इसकी एक गुण क्या है? पहला तो मैं यही गुण लिख दूं कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, है ना? ये बराबर होता है। नेक्स्ट गुण यही होगा कि इनमें आप जो कोण देख रहे हो ना, कोण ये 90 डिग्री का नहीं होता है ना? समचतुर्भुज के अंदर जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 90 डिग्री का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसका जो सम्मुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है ना? समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A के बराबर कोण C हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मैं यही लिखता हूँ, कोण A बराबर कोण C और हो जाएगा D के बराबर B। तो कोण D बराबर कोण B, यानी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होता है। सॉरी, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, जबकि इनकी भुजाएं तो सब आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट मैं ये बात करूं कि अगर मैं इन कोणों को मिला करके, सम्मुख कोणों को मिला करके अगर विकर्ण खींच दूं, क्या कर दूं? विकर्ण खींच दूं। देखिए सम्मुख कोणों को मिला करके अगर मैं विकर्ण खींच दूं तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, विकर्ण अगर खींच दूं तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, यानी O पे, है ना? O पे प्रतिच्छेद करिए। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए
कि ये विकर्ण के बीच की दूरी ना बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मतलब कि AC और ये BD ये बराबर नहीं होगा। ध्यान सुन लीजिए, मैं लिख भी देता हूं कि AC इक्वल टू नॉट BD, है ना। AC और BD कभी भी बराबर नहीं होंगे समचतुर्भुज में, क्योंकि एक बड़ी विकर्ण होगा, एक छोटा विकर्ण होगा। दूसरी बात कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं, मतलब कि ये वाली दूरी इसके बराबर होगा और ये वाली दूरी इसके बराबर होगा, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट यही हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि AO बराबर OC, DO बराबर OB, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं अभी आपको जो वर्ग बताया था उस वर्ग के लिए भी और समचतुर्भुज के लिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या याद रखना है? तो सुनिए, जब ये विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है O, यहाँ पे ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी दोनों विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, चाहे वो वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, क्योंकि वर्ग का ही रूप है समचतुर्भुज। आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ग का ही रूप है समचतुर्भुज, इसलिए दोनों जहाँ पे विकर्ण कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। ये दिमाग के अंदर फिट करके रख लीजिएगा। क्लियर? मैं वर्ग में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? ताकि मैं यहाँ पे दोनों एक साथ रिलेट कर सकूं। आगे समझ में ना, तो आपको समझ में आ गया कि वर्ग चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, ठीक है, इनके जो विकर्ण होंगे, जहाँ पे विकर्ण ये एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। यानी जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था हमारा समचतुर्भुज यानी रोम्बस। कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दो समझाया, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, अब चलिए चलते हैं समलंब। ठीक है, क्या चलते हैं? समलंब। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हटाता हूं। चलिए, ठीक है, समलंब यानी ट्राइपेजियम। देखिए, समलंब क्या होता है ना, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। क्या हो? दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, तो वो समलंब बनाएगा। क्या बनाएगा? समलंब बनाएगा। मतलब जिसकी दो भुजाएं अगर समांतर हैं, बाकी समांतर हो या ना हो, लेकिन दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, वो समलंब बनाएगा। मान लीजिए कि मैं एक पिक्चर बनाया ऐसे, देखिए ये भुजा और एक ये भुजा। क्लियर? ऐसे मैंने बना दिया, तो देखिए इसमें दो भुजाएं क्या है? समांतर है। ये वाली और ये वाली दोनों एक पैरेलल गई हुई है, ऐसे समांतर है। ठीक है, तो अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे करके, तो ये क्या बनाएगा? एक समलंब बनाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जब दो भुजाएं समांतर होगी तो एक भुजा बड़ी हो सकती है, एक भुजा छोटी हो सकती है, मतलब किसी भी साइज का हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? समलंब। बस इतना बात याद रखना है कि दो भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी हो सकती है। क्लियर? तो क्या कहलाएंगे? समलंब यानी ट्रेपेजियम। देखिए, अब समलंब की खासियत क्या होती है कि जो आप ये चीज देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये है AB आधार है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो CD है ना, ये इसके ऊपर जस्ट समांतर है। ठीक है, दोनों क्या है? समांतर है, यानी AB समांतर DC। मैं लिख सकता हूँ AB समांतर DC। ये दोनों लाइन समांतर है, इसलिए क्या है? ये समलंब है। क्या है? ये समलंब है। ठीक है, अब समलंब की अगर खासियत देखोगे तो खासियत इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खासियत आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बस याद रखिएगा कि ये विकर्ण को मिला देंगे, ठीक है, मतलब कि कोण को मिला देंगे तो क्या बनाएगा? ये विकर्ण बनाएगा। इधर से मिला देंगे, ये विकर्ण बनाएगा। ठीक है, बस समलंब की यही खासियत याद रखनी है कि जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्लियर? और दो भुजाएं समांतर होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। बस कॉन्सेप्ट यही है। तो इस समलंब में इतना ही याद रखना है। बाकी हम लोग जब इसका फार्मूला जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसमें फार्मूला निकालना सिखाएंगे, कैसे फार्मूला निकाला जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये सब हम लोग सीखेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ केवल। तो चलिए, ये था हमारा समलंब। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं काइट यानी पतंग। चलिए देखिए, यानी काइट पढ़ने वाले हैं पतंग। देखिए, पतंग आपने देखा होगा, पतंग कैसे बनता है? पतंग आपने देखा होगा तो ऐसे बनता होगा।
ठीक है, आपने पतंग अगर देखा है तो देखिए ऐसे बनता होगा, इधर मान लीजिए पूंछ है ये, ठीक है। तो ये पतंग हो गया, मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। क्लियर, A B C D, ये पतंग हो गया। क्या हो गया? पतंग हो गया। देखिए जब पतंग होता है ना, इसमें भी पहली चीज़ यही कि इसका देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मतलब कहूँगा कि पहला यही कह सकता हूँ, देखिए जब दो भुजाएं, ध्यान सुनिए, दो भुजाएं किसी एक शीर्ष पर मिल रही हो, देखिए दो भुजाएं एक शीर्ष पर मिल रही है तो इन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। ठीक है, तो पतंग की आसन्न भुजा, क्या? आसन्न भुजा। ठीक है, पतंग की आसन्न भुजा बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहला पॉइंट सही हो जाएगा कि पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AD DC क्या होंगे? बराबर होंगे। AD बराबर DC क्या होंगी? बराबर होंगे। दूसरा AB और BC, यानी AB बराबर BC, ये भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर? देखिए अब जो है कि आपको एक बात बता दूं कि इनका जो सम्मुख कोण है ना, दिख रहा है आपको, ये जो सम्मुख कोण है, पतंग की सम्मुख कोण है, ये बराबर नहीं हो सकती, बट ये वाली सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाली सम्मुख कोण क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कोण A बराबर कोण C क्या होगा? कोण A बराबर कोण C। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि ये कोण D और कोण B बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कोण जो है कोण A और कोण C जो कॉर्नर पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे पूंछ लगा होता है, जहाँ पे सिर होता है, ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो साइड की दो कोण होती है ना, ये आपस में बराबर होती हैं। ये है पतंग का गुण। क्लियर? तो पतंग में बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता चुका हूँ। बस इसमें भुजा याद रखिएगा कि पतंग की आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं, हटाता हूँ इसको। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? देखिए नाम लिखा है चक्रीय, चक्रीय का मतलब कि एक चक्र होगा। क्या होगा? ये चक्र होगा, है ना। चक्र का मतलब एक गोला समझ जाइए कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्र होता है, और चक्र के अंदर क्या बना होगा? चतुर्भुज। और चतुर्भुज की जो शीर्ष होंगी ना, वे ये चक्र को टच करते हुए जाएंगे। क्या करके जाएंगे? टच करके जाएंगे, चाहे कैसे भी बनाइए। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया ऐसे एक भुजा, देखिए इसका टच किया है, यहाँ भी टच किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ भी टच कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे टच कर दिया, और एक मैंने ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, ये मिला दिया, तो ये हमारा हो गया। इस चतुर्भुज को बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अगर कोई भी एक शीर्ष इस वृत्त को टच नहीं करता है, यानी चक्र को टच नहीं करता है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी अगर एक चक्र के अंदर अगर चतुर्भुज बनाया गया है और उस चतुर्भुज का शीर्ष जो है ना उस चक्र को टच कर रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसकी खासियत क्या है कि देखिए इसकी जो सम्मुख कोण होता है ना, ध्यान सुनिए, सम्मुख कोण, देखिए सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण में यहाँ पर नाम दे दूं A B C और D। ठीक है, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ना, उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज में। बस आपको इतना, इसकी देखिए भुजाएं जो है बराबर नहीं हो सकती, कैसी भी भुजा हो सकती हैं, लेकिन कोण के बारे में आपको याद रखना है कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कब? जब यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फार्मूला लेके आऊँ कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और
एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द जुड़ें और हर एक सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सब लोग देखें और बताएं उनको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।